ये विधायक 30 साल से इनका परिवार विधायक है। अगर कभी बरसात ठीक से हो जाती है तो घर से खुद नहीं निकल पाते, घुटने तक पानी इनके हो जाता है। ये जो विधायक जी की आपने बात की, वो विधायक जी सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए फॉगिंग मशीन ले लेते हैं। और इन लोगों को, जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बनारस की जनता नहीं हटाएगी, तब तक ये बनारस का विकास संभव नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो महंगाई जो है वो भी अच्छी लगने लगी है। अब इतना तो चलता है, कोरोना काल में सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार भी नहीं चल पाएगी। ऑक्सीजन नहीं मिला, रेमडेसिविर लाख लाख रुपए में बिका, काला बाजारी हुई, तो वित्त विहीन के शिक्षकों को 2 अरब रुपए मानदेय अगर किसी ने दिया था तो समाजवादी पार्टी ने दिया था। कि आज जब कोविड 2 साल से आया तो इन 2 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए, लगातार ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह और बरगलाने का काम कर रही है। सिर्फ 2-4 पूंजीपतियों के लिए इन्होंने व्यापार ख़त्म कर दिया। हमें इतने गड्ढे हैं कि क्योंकि हमें तो सर्वाइकल की दिक्कत हो गई, आप लोगों को भी सर्वाइकल की बहुत लोगों को दिक्कत हो गई होगी। पहली चीज़ तो आप समझिए कि नगर निगम की ज़मीन पे बना और नगर निगम खुद उसमें घुस नहीं सकता। दुकानों को उजाड़ने का काम सिंधी समाज के लोगों का किया अगर किसी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ बकेट पर। इस वक्त हम लोग बनारस में मौजूद हैं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ऐसा अब रुख अख्तियार कर चुकी है कि प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के तौर पर एक नई भूमिका में आने की शुरुआत है, कवायद है। बात अगर समाजवादी पार्टी के कुछ शुरुआती कामों की करें तो उसमें शिक्षकों का जो आंदोलन है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सरकार के लिए सिरदर्द भी है कि कैसे शिक्षकों के मानदेय, उनकी नियुक्ति और उनके वेतन को लेकर असमंजस की जो स्थिति है उसे दूर कैसे करें। इन तमाम परिस्थितियों को लेकर समाजवादी पार्टी का रुख क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विधायक जी। इनसे बातचीत करते हैं। अभी आपको एमएलसी बनने के लिए बनने को कई महीने बीत चुके हैं। शिक्षकों की लड़ाई जो आप लड़ने का वादा कर रहे थे, वैसे तो आप स्नातक एमएलसी हैं, लेकिन बात कहाँ तक पहुँची? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी ने शिक्षकों के हित में काम करने का काम किया है। हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी शिक्षक थे और शिक्षकों का सम्मान अगर किसी ने किया तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। और क्योंकि लगातार आप चाहे शिक्षकों की बात मैं शुरुआत करना चाहूँ तो अगर वित्त विहीन के शिक्षकों से, तो वित्त विहीन के शिक्षकों को 2 अरब रुपए मानदेय अगर किसी ने दिया था तो समाजवादी पार्टी ने दिया था। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। अब आप समझिए कि शिक्षा नियमावली के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया। विधान परिषद में हमने कहा कि जो मानदेय हम दिया करते थे वही दे दे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देने को तैयार नहीं है। आप समझिए कि जो शिक्षक हैं आज वास्तव में बहुत परेशान हैं। वित्त विहीन शिक्षक तो बहुत ही ज़्यादा इसलिए परेशान हैं कि आज जब कोविड 2 साल से आया तो इन 2 सालों में सरकार ने कुछ नहीं किया। राहत पैकेज भी जो दिया उसमें भी शिक्षकों को एकदम दरकिनार कर दिया गया और लगातार सरकार शिक्षकों की उपेक्षा कर रही है। तो जो उपेक्षा ये सरकार कर रही है, हमें लग रहा है आने वाले समय में जब 2022 के चुनाव में शिक्षक इस बात को बताने का काम करेंगे और इस सरकार को समझाने का काम करेंगे कि जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ वादा खिलाफ़ी हो रही है। हमारे बेसिक के जो शिक्षक हैं वो परेशान हैं, हमारे जो उसके शिक्षक हैं माध्यमिक के और महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के सारे शिक्षक परेशान इस समय हैं और सरकार का कोई भी ध्यान उन शिक्षकों की तरफ नहीं है। 69,000 वैकेंसी की बात करें तो उसमें उनमें से कई लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। लगातार सरकार इवेंट कर रही है, मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि जो सरकारी कामकाज है वो बेहद पारदर्शी तरीके से हो रहा है। फिर भी आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, लगातार ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह और बरगलाने का काम कर रही है। अभी आप देखे होंगे, हमें विगत कुछ दिन पहले ही 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती के मामले में सड़क पर प्रदर्शन करने का काम किया वहाँ पर शिक्षकों ने, और उनको उसके जो आप कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र तो कुछ लोगों को दिया और साथ साथ लाठी डंडे से भी चलाने का काम किया। बहुत लोगों के ऊपर लाठी डंडे चले, बहुत लोगों के मुकदमे दर्ज हुए और ये लगातार ये सरकार शिक्षकों के आत्मसम्मान के साथ खेलने का काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी इस आंदोलन में कहाँ खड़ी है? शिक्षकों के साथ जो जब वो लाठी खाते हैं तब वहाँ कोई समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता है? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार शिक्षकों की, मैंने बात की आपको शुरुआत में ही कहा कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगर शिक्षकों के लिए अगर आज तक जो कुछ भी हुआ है
चाहे बेसिक के जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी अगर देख लीजिए आज इतनी है, तो अगर वो किसी ने कराई तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कराई। वित्तविहीन के शिक्षकों को अगर आज मानदेय मिल रहा था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिल रहा था, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मिल रहा था। तो हम लोग तो लगातार शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, और शिक्षकों की लड़ाई जहाँ जहाँ शिक्षकों ने आवाज़ दी है, शिक्षक समाजवादी शिक्षक सभा भी लगातार सड़क पर उतरने के संघर्ष करने का काम किया। हमारे जब शिक्षक सभा के यहाँ के जिला अध्यक्ष संजय प्रियदर्शी जी थे तो उनके साथ हमने खुद कई बार आंदोलन किए, कई मुकदमे हमारे ऊपर उसमें भी हुए। तो लगातार हम लोगों ने मुकदमे, आज समाजवादी पार्टी ने मुकदमे से डरती है और ना भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए हमें सड़क पर उतर के लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। आप लोगों को लगता है कि इस चुनाव में जीत के लिए शिक्षक सहारा होंगे, उनके सारे नैया पार हो जाएगी? देखिए, ये जो सरकार है ये नौजवान विरोधी है, किसान विरोधी है, शिक्षक विरोधी है, बुनकर विरोधी है, हर समझिए कि हर आदमी की विरोधी। इस सरकार व्यापारी विरोधी भी है, और सिर्फ दो चार पूंजीपतियों के लिए इन्होंने व्यापार ख़त्म कर दिया। नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा। आज पुरानी पेंशन को लेके जो कर्मचारी हैं सरकारी वो नाराज़ चल रहे हैं। आप समझिए हर मामले पे ये सरकार पूरी तरह फेल है। लेकिन आप जो बातें कह रहे हैं, बनारस में उस तरह की परिस्थिति सामने नहीं आती है। बनारस में जब लोग पूछते हैं कि क्या हो रहा है तो बताया जाता है कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बन के तैयार हो गया है, गोदौलिया पर मल्टी लेवल चौराहा बन गया है, और बहुत सारे ऐसे काम स्मार्ट सिटी के तहत हुए हैं जिससे लगता है कि हाँ, बनारस अब वर्ल्ड लेवल पर एक तरह की अपने दृश्य की अपनी छाप छोड़ रहा है। फिर ये बातें आपकी ठीक नहीं लगती? आप बनारस में अगर ठीक से आप चलने का काम करेंगे तो हमें इतने गड्ढे हैं कि क्योंकि हमें तो सर्वाइकल की दिक्कत हो ही गई, आप लोगों को भी सर्वाइकल की बहुत लोगों को दिक्कत हो गई होगी, पहली चीज़। दूसरी बड़ी चीज़, आप रुद्राक्ष की आपने बात की, जापान की कंपनी ने बनाया रुद्राक्ष, और उसके बाद वो जो ज़मीन है वो नगर निगम की ज़मीन थी। नगर निगम की ज़मीन पर रुद्राक्ष बन गया, और आज अगर कोई कार्यक्रम नगर निगम को करना होगा, क्योंकि उस समय ये एग्रीमेंट में ये हुआ था कि इसका कोई एग्रीमेंट भी ठीक से नहीं हुआ, और जो ओरल एग्रीमेंट था उसमें यह था कि यहाँ पर जो सदन होता है, मिनी सदन नगर निगम का, वो वहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए भी जगह उसको नहीं मिली। अब आप समझिए कि नगर निगम की ज़मीन पे बना और नगर निगम खुद उसमें घुस नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, ये स्थितियाँ हैं। आप दूसरी बात कर रहे हैं मल्टी लेवल पार्किंग की। मल्टी लेवल पार्किंग जो बन रही है गोदौलिया पे, आप जानकारी कर लीजिएगा कि वो जितने नॉर्म्स हैं वो पूरे नॉर्म्स पूरे उसके नहीं हो पा रहे हैं। उसमें एनओसी बहुत सारे विभागों की नहीं मिली है, लेकिन ज़बरदस्ती ये काम कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वहाँ सिंधी समाज के बहुत सारे लोगों के दुकान थे, दुकानों को उजाड़ने का काम सिंधी समाज के लोगों का किया, अगर किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो आप इस बात को समझिए कि जहाँ विकास का झूठा वादा दिखाया जा रहा है वहाँ हकीकत कुछ और है। हकीकत इतनी बद से बदतर स्थिति बनारस की है, आप घाटों पर चले जाए, डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा बनारस में फैला हुआ है। हमको लग रहा है कि कोविड में भी बहुत सारे लोग हमारे आपके बीच से चले गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, रेमडेसिविर लाख लाख रुपए में बिका, काला बाजारी हुई। अब उसके बाद आइए, आज डेंगू इतना प्रबल तरीके से बनारस से फैल गया है, फॉगिंग नहीं करा पा रही सरकार, हमारी बनारस का नगर निगम नहीं करा पा रहा फॉगिंग। आज स्थितियां इतनी विपरीत है कि बहुत सारे लोग मर गए। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री आदरणीय स्वर्गीय केपी यादव जी का भी देहांत कोरोना से हो गया, एक दुर्गा का देहांत कोरोना से हो गया, उससे डेंगू से हो गया। तो आप समझिए कि डेंगू का प्रकोप इतना बढ़ गया है, और देश के प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है। तो आप समझिए, जब देश के प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी की हालत ये है तो पूरे प्रदेश और देश की हालत क्या होगी। डेंगू पर आप बात कर रहे हैं तो अभी कल की तस्वीर जो आई है, भाजपा के एक विधायक हैं सौरभ श्रीवास्तव, वो भी फॉगिंग करते हुए नजर आए डेंगू को से बचाने के लिए अपने क्षेत्रवासियों को काफ़ी। तो ये तो है ना कि विधायक लोग भी क्षेत्र में निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर उसमें आपत्ति क्या आप लोगों को? अच्छा देखिए, ये जो विधायक हैं, ये विधायक 30 साल से इनका परिवार विधायक है। अगर कभी बरसात ठीक से हो जाती है तो घर से खुद नहीं निकल पाते, घुटने तक पानी इनके हो जाता है। तो ये समझिए कि किस तरह से पैसे का बंदरबाट इनकी सरकार में हुआ। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वो बनारस के सांसद हैं। बनारस के 8 विधायक, 8 भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, मेयर भारतीय जनता पार्टी की, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, ज़्यादा से ज़्यादा सभासद भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद आज आप अगर बरसात हो जाती है, हमें लगता है आप अपनी मोटरसाइकिल से नहीं जा पाएंगे, और आप नदेसर नहीं क्रॉस कर पाएंगे, इतना पानी जल जमाव। आज क्या स्थिति है बनारस की। देश स्मार्ट सिटी की बात लोग करते हैं, हम बता रहे हैं कि जो विधायक जी की आपने बात की, वो विधायक जी सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए फॉगिंग मशीन ले लेते हैं। और कि कितने लोगों के, अच्छा आप जान लीजिए कि आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए कि बनारस में क्या हालत है इस समय डेंगू से जो लोग पीड़ित हैं उनके। आप BHU हॉस्पिटल चले जाएंगे, पूरे के पूरे बेड फुल हैं। आप आसपास के जितने अस्पतालों में चले जाएंगे वहाँ सारे के सारे बेड फुल हैं, प्राइवेट सरकारी सारे अस्पताल फुल हो गए डेंगू से। उसके पहले कोविड से स्थिति थी।
तो अब सिर्फ घूम लेने से, हाथ में फॉगिंग मशीन लेके फ़ोटो खिंचा लेने से बनारस की जनता को आराम नहीं मिलेगा। और इन लोगों को, जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बनारस की जनता नहीं हटाएगी, तब तक ये बनारस का विकास संभव नहीं होगा। 25 दिनों तक एक आंदोलन चलता रहा, उसके बाद से उन दिव्यांग छात्रों को कहाँ ले जाएगा ये किसी को पता नहीं चल पाया अभी। उस आंदोलन में समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी रही जब अंध विद्यालय को बंद कर दिया गया और आरोप लगा कि जो भी उद्योगपति लोग हैं वो उसे अपना भंडारण बनाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं व्यापार के लिहाज से। क्यों ऐसा रहा कि कोई भी नेता जाता रहा, फ़ोटो खिंचा के चला आता रहा, लेकिन उनके आंदोलन में शामिल नहीं रहा? ये उनका आरोप भी था। देखिए, लगातार मैं आपको बता दूं, उस आंदोलन से लगातार समाजवादी पार्टी ही जुड़ी रही। उस आंदोलन में उनके साथ खड़े थे समाजवादी पार्टी के लोग। आदरणीय नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी से जाके उनका प्रतिनिधिमंडल अभी कल मिला और उनसे मिलने का काम अखिलेश यादव जी ने किया था। और उनकी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने विधान परिषद में क्वेश्चन भी लगाया। लेकिन क्वेश्चन, क्योंकि आपको शायद बहुत जानकारी नहीं होगी, इससे क्वेश्चन कई होते हैं ऐसे जो सभापति की अनुमति से लिए जाते हैं, कई नहीं लिए जाते। सभापति भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनकी अनुमति नहीं मिली और वो क्वेश्चन लग नहीं पाया मेरा। मैंने क्वेश्चन लगाया था, खुद लगाया था, दिव्यांग छात्रों के ऊपर ये क्वेश्चन लगाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उसको चाहे तो उसको अधिग्रहित करके खुद चलाने का काम कर सकती, लेकिन नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि ये पूंजीपतियों को, कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह से अंध विद्यालय के बच्चों को बाहर सड़क पर करने का काम किया इन लोगों ने। तो आप समझिए कि इतनी निर्दयी, इतनी क्रूर सरकार पूरे हिंदुस्तान में, हमें लग रहा है कि इसके पहले ना कभी बनी थी ना बन पाएगी। इतने तो ब्रिटिश जमाने में नहीं थी। सरकार को निर्दयी और क्रूर जरूर कह रहे हैं, विपक्ष में होने के नाते आपका ये फ़र्ज़ भी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अब तो महंगाई जो है वो भी अच्छी लगने लगी है, अब इतना तो चलता है, कोरोना काल में सरकार का सहयोग नहीं करेंगे तो सरकार भी नहीं चल पाएगी। इस कोरोना काल में अगर किसी ने सहयोग किया तो शराब पीने वालों ने किया सरकार का सहयोग, और लगातार सरकार ने भी काम यही किया कि आप समझिए कि सब कुछ बंद कर दिया, पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, और अगर कुछ चला तो शराब की दुकानें चली सरकार में। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, जो नहीं कहते वही करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर हो गए। जीडीपी जो हमारा आज लगातार माइनस में चलता जा रहा है हिंदुस्तान का, तो एक तरफ जो ये कह के आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब तो इनकी सरकार, अब महंगाई की मार के नाम पे इन्होंने सरकार तो बना ली और महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इन्होंने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बचाओ का मतलब था, लोगों ने समझा कि बेटी बचाओ माने बेटियों को बचाओ। ये उनको क्या मालूम कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों से बचाना है बेटियों को। जितने इसमें रेप की घटनाएं बढ़ गई, हमारे अब जाके एनसीआरबी की रिपोर्ट निकाल के देखिएगा। बनारस में मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट में देखा कि इस कोविड के दौर में, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, उस कोविड के दौर में भी आप जान लीजिए लूट बढ़ गई, घर के अंदर घुस के चोरियाँ वो बढ़ गई। तो आप भी समझिए कि भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार है वो पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था में फेल है, पूरी तरह से हर अर्थव्यवस्था सुधारने में फेल है, शिक्षकों के मामले में फेल है, नौजवानों को रोजगार देने के मामले में फेल है, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में फेल है, और चाहे वो बुनकरों का मामला हो उस मामले में फेल है, हर किसानों के मामले में फेल है, हर मामले में सरकार फेल है। आप बार बार फेल कह रहे हैं, लेकिन हम आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि आप इतना सब कुछ कह रहे हैं, विपक्ष इतना कह रहा है, लेकिन पब्लिक में वो परसेप्शन क्यों नहीं है? क्यों विपक्ष ये बात उन तक पहुंचाने में नाकाम रहा कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उनके खिलाफ है? ऐसा है कि देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही आपने कहा हम चुनाव जीते, देश के प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी थी। 8 जिले जो मेरे आते हैं उसमें देश के बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। पढ़े लिखे लोगों ने हमें, और शिक्षक एमएलसी में भी लाल बिहारी जी को, पढ़े लिखे लोग, जो शिक्षक है वो पढ़ा लिखा है, जो स्नातक है, जो ग्रेजुएट है वो पढ़ा लिखा है। जब पढ़े लिखे लोगों ने समीक्षा कर ली कि उत्तर प्रदेश और देश में जो सरकार चल रही है वो लगातार जुमलेबाजी की सरकार है, और उन लोगों ने यह आईना दिखाने का काम किया सरकार को कि आज आपके देश के प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी में, देश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की कंस्टिट्यूंसी में वहाँ मान सिंह जी जीत गए या हम लोग जीत गए। तो ये कहीं ना कहीं संदेश दिया कि शिक्षक और स्नातक जो पढ़े लिखे लोग हैं उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हैं। जाते जाते एक और अभी से जुड़ा हुआ सवाल, गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, राष्ट्रीय पशु का दर्जा, हमारे ख्याल से राष्ट्रीय पशु शेर है हमारे देश का, बाघ है। तो बाघ है तो बाघ जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, और उसके अलावा गाय भी पूजनीय हमारे लिए हैं। और जो हमारा देश में जो बन के आ चुका है वो सारी चीज़ें, और जो सरकार के, हमारे आप के सोचने से कुछ नहीं होगा, जो सरकार तय करना हो अपने मन से कर लेगी। सारे अमेंडमेंट ले आ देती है, बेमतलब के अमेंडमेंट कई ठुलाती है, उस ये भी ला देगी। गाय के नाम पर बोलने से बच रहे हैं, थोड़ा सेंसिटिव कुछ नहीं, कोई ऐसा सेंसिटिव मामला नहीं। गाय, मैं आपको बता दूं, गाय के अगर बारे में किसी ने सम्मान किया
तो अगर गायों के बारे में कोई सोचता है, सबसे ज़्यादा सम्मान कौन करता है? समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही करते हैं। और आज गायों की स्थिति इतनी बद से बदतर है, आप जाके गौशाला देख लीजिएगा, बिना खाए पिए भूख से मर रही हैं गायें। हमने देखी है अपने आँख से, कई गौशाला ऐसी देखी जहाँ तड़प तड़प के गायों को मरते देखा है हमने। आप सड़कों पे चले जाइएगा, हाईवे पे अक्सर सड़क दुर्घटना हो जा रही है गायों की और सांडों की वजह से, और गाय सांड भी मर रहे हैं और जिससे दुर्घटना हो रही है वो भी मर रहा है। तो सरकार लगातार उपेक्षा करने का काम कर रही है, गाय सिर्फ इनका भी नाम बेचने का काम कर रही है, गायों का नाम भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे आशुतोष सिन्हा जी। लंबी बातचीत हुई है, आगे और भी तमाम जानकारी से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहिएगा न्यूज़ बकेट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।